हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक है। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना चाहिए ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, जो कि कंजर्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। एक को बोलते हैं इन सीटू, दूसरे को बोलते हैं एक्स सीटू। ये दोनों मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं हम हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है और अभी भी आएगा डेफिनेटली। हो सकता है एग्ज़ाम में पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया गया था और आगे भी ऐसा कर दिया जाए, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है जितना हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हाउ डू वी कंजर्व, इससे पहले हमने देखा था कि वाई शुड वी कंजर्व। नाउ हाउ डू वी कंजर्व में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करें, क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही हम पढ़ते हैं। देखो, व्हेन वी कंजर्व और प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, सिंपल सा बताया कि मान लो जैसे आपको जो टाइगर को कंजर्व करना है, तो आप सिर्फ टाइगर को कंजर्व नहीं करते हैं, क्या करते हैं आप साथ में पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर दो। तो पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे तो टाइगर भी अपने आप ही कंजर्वेशन हो जाएगा, टाइगर का भी और दूसरे स्पीसीज़ का भी हो जाएगा। तो इसलिए बेटर तरीका क्या है कि हम बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, बड़े एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, तो छोटी वाली चीज़ें अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती हैं। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected। कह रहा है कि उस बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसकी ऑल लेवल्स पे प्रोटेक्ट हो जाती है इकोसिस्टम की। वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, तो हम पूरे फॉरेस्ट को बचाते हैं टाइगर को बचाने के लिए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। हमने पूरे फॉरेस्ट को यहाँ पे कंजर्व कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो बेटा हमने पूरे वहाँ पे प्रोटेक्शन जो किया उसके इन सीटू ऑन साइट, उसी जहाँ पे रहते हैं उन वहीं पे कंजर्व किया, उससे बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। तो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है वहीं पे उसको कंजर्व कर देना क्या बोलेंगे, इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जहाँ पे वो स्पीसीज़ था अब वहाँ पे उसका सर्वाइवल हो पाना मुश्किल है, तो इसलिए उसको उस कंडीशन से निकाल के उसकी डिफरेंट कंडीशन में ले जाकर के और फिर उसी ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं जैसे उसको चाहिए होती हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, व्हेन देयर आर सिचुएशन ऐसी कि वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इंडेंजर्ड हो गया, जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या फिर थ्रेटेंड है, जिसकी हो सकता है पॉपुलेशन फ्यूचर में कम हो जाए, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या करते हैं, इट्स अर्जेंट मेजर उनको जरूरत पड़ती है टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। डिजायरेबल अप्रोच कौन सी होती है बेटा, एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं, जहाँ पे हम जो है जहाँ वो रह रहा था ऑर्गेनिज्म वहाँ से ले जाकर के दूसरी जगह पे वैसी कंडीशन दे देंगे तो वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो पहले हम इन सीटू कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखो, इन सीटू का मतलब है जहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहा था वहीं पे उसी की प्लेस पे जंगल है, फॉरेस्ट है, उसी में उसको प्रिजर्व कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे उनको कंजर्व करना, उसे क्यों क्या बोलते हैं, नेचुरल हैबिटेट में इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट। अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। कह रहा है कि हमारे पास में जो स्पीसीज प्रोटेक्ट करने हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए बेटा, वो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे कहीं हमें ज़्यादा एक्सटिंक्शन से बचाने की ज़रूरत है। तो फिर कहता है कि नेक्स्ट ऑन ए ग्लोबल बेसिस अगर हम देखें हम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट ने, और जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ढूंढ लिया बेटा। कैसे, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन करने के लिए सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में डिवाइड कर दिया अर्थ की प्लेसेस को। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है बेटा, उन रीजन्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उनको नाम कह दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे बायो की डाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, एरिया जैसे कम है और डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो ये पूरे वर्ल्ड में है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इनकी करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं हम पढ़ने वाले। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक क्या, एग्जाम में आया हुआ है बेटा, क्या करैक्टरिस्टिक हैं, रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज की। एक करैक्टरिस्टिक तो इस एरिया का ये होता है कि पहला कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है। दूसरा क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है ऐसे स्पीसीज जो वहीं के नेटिव हैं वहीं पे मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म। जैसे कि
कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स, जो स्पीसीज ना मिले तो उनको क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज जहाँ पे मिलते हैं वो एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो सकते हैं, और इस प्रोसेस में साथ में हाई लेवल रिचनेस मिलेगी तो इसे रीजन को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसे 2 कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया कोई रीजन तो इसे क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहले 25 थे बेटा, 9 और ऐड कर दिया, अब कितने होंगे टोटल नंबर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, 34। कितने हैं, 34। ये कितने एरिया कवर करते हैं अर्थ के, लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। जो लैंड वाला पार्ट है ना बेटा, जितना भी है हमारा, आपके पास 70% ज़्यादा तो हमारा पानी ही है लैंड के, जो अर्थ के ऊपर है वो 30% रह गया। तो उसमें से भी क्या है, उसमें से उसका लेस देन 2% ही जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर करते हैं बेटा। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, आल्सो रीजन्स ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में क्या हो रहा है बेटा, हैबिटेट लॉस भी फास्ट रेट पे हो रहा है, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस एरिया से, क्योंकि ज़्यादा अगर यहाँ पे रिच है एरिया डेंसिटी से तो लॉस भी उतना ही फास्ट होगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, दे कलेक्टिवली हार्बर एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ स्पीसीज एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स could reduce the ongoing mass extinction by almost, बेटा क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम जो है जिस तरीके से यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन चल रहा है और उन कलेक्टिवली जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में अगर जितने स्पीसीज हैं उनको हम स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से अगर बचा लें एक्सटिंक्शन होने से, तो लगभग हमारा मास एक्सटिंक्शन 30% तक ऑलमोस्ट कम हो सकता है, जिस रेट से अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस डाटा को याद करना जरूरी है, साथ में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का नंबर याद करना जरूरी है बेटा, और ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों की, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के हैं। हमारे इंडिया में बेटा 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं, यही आपको याद रखना है कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी मिलती है बेटा, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका एक हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे इंडो बर्मा जो कि नॉर्थ ईस्ट की साइड है वो हो गया, और तीसरा क्या है, हिमालय हमारा बेटा जो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दूसरा क्या है इंडो बर्मा, और तीसरा क्या है बेटा हिमालय, यहाँ पे हमारा जो है 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में मिलते हैं। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, जो इकोलॉजिकली थोड़े से यूनिक हैं और बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रिच हैं रीजन, दे आर लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, सरकार उन पर कंट्रोल कर लेती है, और इनको हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं ऐसे इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन को। एक को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, फिर बोलते हैं नेशनल पार्क, और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा। तो बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, तो बायोस्फीयर रिजर्व। जहाँ पे बिल्कुल बाहर वाली साइड में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड हो सकती हैं तो उसे बोलेंगे नेशनल पार्क, और जहाँ पे जो है काफ़ी एरिया तक जो है ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है कह सकते हो यहाँ पे, और ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है तो बायोस्फीयर रिजर्व, जिनका नंबर पहले 14 था, एनसीईआरटी में 14 है बेटा, अब अगर टोटल नंबर देखोगे तो 18 हो चुका है। नेशनल पार्क्स जो है बेटा, नेशनल पार्क 90 थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब 106 हो चुके हैं बेटा नंबर, इससे भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं नेशनल पार्क्स, तो नंबर चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे इनका भी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा जो हैं ये 448 थी, अब 573 तक जा चुकी हैं, तो आपको इनके नंबर भी एग्जाम में आए हुए हैं, नंबर ही आपको याद करने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या है और नया आंसर क्या है। तो करंट पूछ लिया तो आप ये वाला आंसर करेंगे, और वैसे नंबर पूछ लिया और ये ऑप्शन में है ही नहीं बेटा 18, तो 14 ही आपको आंसर करना है। 106 आंसर में ही नहीं है तो 90 कर देना, अब 573 है तो 448 कर देना बेटा अगर ऑप्शन में जो मिले। फिर कहता है कि इंडिया हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन, इंडिया में चलते रहे आपको पता है, तो एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, तो हमारे धर्म में और हमारे सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में बेटा धारणाओं में हम क्या है नेचर को प्रोटेक्ट करने का हम कॉमनली एग्जांपल देखते हैं। फिर कहता है कि इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और उनको वहाँ पे पूजा जाता था। तो ऐसे एरिया हैं फॉरेस्ट के जहाँ पे हम ये सब करते थे कि वहाँ के ट्रीज़ को वाइल्ड लाइफ को हम वहाँ पे वेनेट करते हैं, पोसते हैं और साथ में उनको बचाने का काम भी करते हैं।
ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रोथ। दे आर कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं बेटा फॉरेस्ट एरिया में, वो लोग ये सारा काम करते हैं, ट्रीज़ को भी बचाते हैं, एनिमल्स को भी बचाते हैं। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रोथ। कहाँ मिलते हैं, जैसे कि अरावली हिल्स और राजस्थान इसका एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम में आया हुआ। ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। उसके अलावा बेटा वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये दूसरा एग्जाम्पल है सेकंड ग्रुप का। तो अरावली हिल्स राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बेटा। उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल है सरगुजा, चंदा, बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश बेटा। सरगुजा और चंदा, बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश भी हमारा सेकंड ग्रुप का एग्जाम्पल है। उसके अलावा बेटा खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, जो ये एग्जाम्पल हमारे सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप के 4 एग्जाम्पल हैं। पहला हमारा अरावली हिल्स राजस्थान है, दूसरा क्या वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, देन थर्ड है सरगुजा एंड चंदा बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश बेटा, और फोर्थ है खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। ये जो मेघालय के सेकंड ग्रुप्स हैं बेटा, दे लास्ट रिफ्यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड प्लांट, यहाँ पे आज भी मिलते हैं जो बाकी जगह नहीं है बेटा। ऐसे रेयर और थ्रेटेड प्लांट जो हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, वो अभी भी इस सेकंड ग्रुप ऑफ खासी एंड जयंतिया जो मेघालय के अंदर है बेटा, वहाँ पे उनके लिए लास्ट जगह पे अभी बचे हुए हैं वो मेघालय है बेटा, बहुत सारे ऐसे प्लांट या एनिमल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमने देखा कि इन सिटू कंजर्वेशन में जो है हमने जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एग्जाम्पल हो गया इन सिटू कंजर्वेशन का। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ा, ये भी जो है इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। और सेकंड ग्रुप फिर एग्जाम्पल पढ़ा बेटा, ये किसके एग्जाम्पल है, इन सिटू कंजर्वेशन में। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड मेथड है बेटा, एक्स-सिटू कंजर्वेशन हमारा सेकंड मेथड है। और एक्स-सिटू में क्या करते हैं, हम उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से निकाल लेते हैं और बाहर आर्टिफिशियल ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जो कि उसके सिमिलर होती है। जैसे इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स या प्लांट, इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। वहाँ थ्रेटेंड का मतलब यहाँ पे बताया गया है बेटा, ऑर्गेनिज्म फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है। आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट से निकाल लेते हैं इनको, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इनको दी जा सकती है। तो ऐसी मेथड को क्या बोलेंगे, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा इसमें, जूलॉजिकल पार्क जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे लिविंग वर्ल्ड में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ चुके थे, ये भी एक्स-सिटू कंजर्वेशन है बेटा। और वाइल्ड लाइफ सफारी, ये भी क्या है हमारा एक्स-सिटू या ऑफ साइड कंजर्वेशन है सारे के सारे। तो जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी, तो एक याद रखना सेंचुरी में जो एक्स-सिटू है और सफारी क्या है बेटा, एक्स-सिटू। तो एग्जाम्पल याद हो गई। इसके अलावा और कौन सा मेथड हो सकता है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अब इसमें पॉसिबल है कि बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स के हम गैमेट को प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा, और बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रिजर्वेशन जो है क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं बेटा, हम क्रायो प्रिजर्वेशन में जो बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो हैं कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल और फर्टाइल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, बाद में एग को फर्टिलाइज करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में हम मेल गैमेट्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और जो सुटेबल फीमेल के एग के साथ में फर्टिलाइज करने का काम कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये भी यहाँ पे एक्स-सिटू मेथड हो गया बेटा, क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स के बाहर जो है इस काम को लैब में किया है, जैसे एक्स-सिटू में जाएगा ये। टिश्यू कल्चर से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर से भी हम प्लांट प्रोपेगेट कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हुए सेम टाइप के प्लांट्स बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर भी किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर एक्स-सिटू कंजर्वेशन का। तो टिश्यू कल्चर से भी हम प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा सीड बैंक्स हैं बेटा, सीड बैंक सीड्स ऑफ डिफरेंट ऑफ जेनेटिक स्ट्रेंस ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए हम रख सकते हैं सीड बैंक्स के अंदर। आपको पता है कि बेटा हम किसी प्लांट के सीड को हम सीड बैंक्स में जमा करके प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सीड्स और डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन जो हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट के, वो क्या कर लिए गए, केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स सीड बैंक्स में, क्योंकि उनको पता था कि जो सीड्स जो हैं उनकी अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं बेटा, जो करेक्टर्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सीड को प्रिजर्व करना पड़ा। तो वो करेक्टर भी प्रिजर्व हो गया उन सीड के अंदर साथ में। तो सीड बैंक्स भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या होते हैं, सीड बैंक।
अब लास्ट में 2 कन्वेंशन दी हुई है बेटा, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। हिस्टोरिक कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको अर्थ समिट बोला गया बेटा। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी 1992 के अंदर। आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, अर्थ समिट किसे कहते हैं, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 के अंदर। कॉल्ड अपॉन सभी नेशंस को यहाँ पे क्या किया गया कि टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रमोट किया गया कि सभी कंट्री को बायोडाइवर्सिटी को बचाना है अपने अपने कंट्री के अंदर, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है, इसके बेनिफिट का जो फ़ायदा उठाना है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके उठाना है ताकि जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो ज़्यादा डैमेज ना हो अगर हम उससे कुछ फ़ायदा लेते हैं। तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना उसका, ताकि वो रिकवर भी कर सके और हम उससे फ़ायदा लेते भी रहें, तब भी उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ना आए। तो ये यहाँ पे जो है कोशिश की गई टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। फिर 10 साल बाद जो है फिर एक वर्ल्ड समिट हुई बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि जोहान्सबर्ग में हुई साउथ अफ्रीका के अंदर 2002 में। यही यहाँ पे फिर क्या क्या 190 कंट्रीज़ ने प्लेस लिया बेटा, शपथ ली कि दे कमिटमेंट टू अचीव बाई 2010 तक लगभग। तो 8 साल बाद उन्होंने टारगेट रखा था कि ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे कोशिश की जाएगी कम से कम यहाँ पर क्या हो जाए बेटा कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए हर एक लेवल के ऊपर। तो चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो तो ग्लोबल भी लीडर मीट करेंगे कंट्रीज़ के, और रीजनल लेवल पे हर एक कंट्री अपने अपने लेवल पे, और लोकल लेवल पे भी जो है अवेयर किया जाएगा लोगों को कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस जितना कम कर सके तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो सके इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसका टारगेट 2010 रखा गया था बेटा, क्योंकि ये कब हुई थी 2002 में ये हुई थी अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट हुई थी। तो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और इसका जो है क्या एम था, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में हुई थी, ग्लोबल रीजन लोकल लेवल पे जितना उसके कम किया जा सके, ये यहाँ पे टारगेट रखा गया था बेटा। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया है, आपको इतनी बातें समझनी है। वर्ल्ड समिट के बारे में याद रखना है आपको, हिस्टोरिक कन्वेंशन, अर्थ समिट के बारे में याद रखना है बेटा, सीड बैंक एक्सी2 कंजर्वेशन है, टिश्यू कल्चर एक्सी2 कंजर्वेशन है बेटा। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन, ऐसा आ सकता है, या द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एक्सी2 कंजर्वेशन। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक्सी2 में आ जाएगा बेटा। एक्सी2 के एग्जाम्पल ये हमने देख लिया, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए बेटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हाउ कैन वी कंजर्व द, हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी के मेथड में इन सीटू और एक्सी2 दोनों डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे हुआ है बेटा। तो और इंडिया क्या है, उन्होंने जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से वर्ल्ड में से इंडिया एक है बेटा। तो 12 में से जो है अगर देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी स्पोर्ट है, तो उसमें से इंडिया का भी नाम आता है। तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो बेटा, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।